पूछना था। तो इनको दरखास्तें दे दूं 300 से। सवाल उठ रहे हैं जिस तरह से तरीका आपका है, वो शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप तिरंगा लगेगा। सरकार की तरफ से एक फैसला किया बड़ी गया है। फिक्र हो रही है कि हर घर में तिरंगा तिरंगा लगाने से किसी को ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, अब 20-20 रुपए बच्चे ला रहे हैं घरों से उठा कर। नहीं करता हूँ कि 15 अगस्त के दिन, देखिए हम ये त्यौहार 2019 से नहीं, मैं जब छोटा था तो हमारे गाँव के अंदर जो स्कूल था वहाँ से हम तिरंगा लगाते थे। 370 से पहले भी जब मैं बच्चा था तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये मैंने बचपन से। माहौल ये है कि हम लोगों को दे क्या रहे हैं। 8 साल बीजेपी को हो गए, 2-3 साल जो है 370 के टूटे हुए। नेशनल टेलीविज़न, मैं हूं वसीम गत्तू और मेरे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं डीडीसी कारा महराजुद्दीन मलिक, जो अपने काम से पहचाने जाते हैं और अक्सर ये सुर्खियों में ही ज़्यादा रहते हैं। और अभी खास बातचीत इनसे होगी। सर, आपका वेलकम है। थोड़ा सा बताएं, आज आपकी मीटिंग भी यहाँ पे थी, और पहले जो आपसे सवाल हम ये करेंगे कि जिस तरह से हर घर पे तिरंगा लगेगा, सरकार की तरफ से एक फ़ैसला किया गया है कि हर घर पे तिरंगा लगाना होगा, इस पे क्या बताना चाहोगे? देखिए 7 महीने इस साल के बीत जाते हैं, अभी 4-5 महीने बचे हैं और काम के कुछ 2-3 महीने बचे हैं गालिबन। करोड़ों रुपया जो है आज से पहले भी लैप्स हुआ है और कई सालों से होता चला आ रहा है, तो उसकी फ़िक्र किसी को नहीं है। और दूसरी बात, बड़ी फ़िक्र हो रही है कि हर घर में तिरंगा लगाने से किसी को ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, अब 20-20 रुपए बच्चे ला रहे हैं घरों से उठा कर उनको लाया जा रहा है और हर घर में तिरंगा गाड़ देना है। तिरंगा गाड़ने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि 15 अगस्त के दिन, देखिए हम ये त्यौहार 2019 से नहीं, मैं जब छोटा था तो हमारे गांव के अंदर जो स्कूल था वहां से हम तिरंगा लगाते थे, चढ़ाते थे, और जो है 15 अगस्त का मतलब प्रोग्राम अच्छे से होता था। तब से लेकर अभी तक मैं देख रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि नए सिरे से जम्मू कश्मीर के अंदर होना है। 370 टूट गया तो उसके बाद जो है लोगों से जब आप बातचीत करते हैं अपने इलाके के अंदर या बाकी जगहों पे जाके, तो वो क्या तैयार हैं 20 रुपए देने, या जो 30 रुपए जो भी बताया गया है देने के लिए? मैंने यही बोला ना, 370 से पहले भी जब मैं बच्चा था तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये मैंने बचपन से पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि तिरंगा आज लगाना ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये तब से लग रहा है जब से मैं जना हूँ। मैंने तो एक ही तिरंगा देखा है तो उसी को फहराया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन माहौल ये है कि हम लोगों को दे क्या रहे हैं। 8 साल बीजेपी को हो गए, 2-3 साल जो है 370 को टूटे हुए हो गए, लेकिन लोगों का बदलाव क्या आया? आपने पहले जो पूछा, आज हम कौंसिल की मीटिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। कौंसिल के अंदर 7 महीने ख़त्म हो जाते हैं, 2-3 महीने काम के बचे हैं, अभी भी पैसा जो है उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, ज़मीन पर लग नहीं रहा है। मीटिंग ले रहे हैं, जब आखिर के महीने सर्दियों के होंगे तब हम काम पे ज़ोर लगाएंगे। 7 महीने तक ना ही इन्होंने एस्टिमेट बनाए, ना ही इन्होंने टेंडर लगाए, और ना ही हमारी ज़मीनी सतह पर काम हो एक रहा है। अहम सवाल है, हर बार हम देखते हैं जब भी मीटिंग हो डीडीसी की या बाकी सारी आपकी मीटिंग हो, हम देखते हैं बेस-बवासा बहुत ज़्यादा होता है। रुकावट कहाँ पे है, कहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करना चाहती है। जिन लोगों को जिम्मेदारियां हैं, यहाँ पर मैं अभी बात करके आया हूँ, कुछ लोग थे जैसे SC PMGSY का हो, R&B का हो, उनसे पिछले साल हमने बात की थी कि फला फला रोड को ठीक करना चाहिए। उन्होंने विश्वास तब दिलाया था, लेकिन उस टाइम भी उन्होंने पैसा लैप्स किया। अब नए लोग आए हैं, अब फिर से इनको समझाना है, फिर से ये यकीन दिलाएंगे, ये फिर से निकल जाएंगे। लेकिन महराज मलिक उस काम को करने के लिए अभी भी तैयार है और कल भी तैयार होगा। लेकिन मैं करूँगा क्या, इन लोगों के पास इख्तियारात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है लोगों के मन के लिए, मनमर्जी से जो है काम नहीं करना चाहते लोगों के लिए। और फॉरेस्ट की बात जहाँ तक आती है, लोगों से गवर्नमेंट कह रहा है कि हम जो ज़मीन देगा हम उसे रोड देंगे। लोग अपनी ज़मीन देंगे, चाहे वो मालकी है, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे उनके कब्ज़े के अंदर है, वहाँ से गवर्नमेंट लेना चाहती है बिना पैसे के। पैसा सरकार सिर्फ काम करने के लिए दे रही है, लेकिन वहीं एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सरकार के अंदर चलता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तकलीफ़ हो रही है, वो लोग जो है उसकी क्लियरेंस में सालों साल लगा देते हैं और हमारा पैसा नुकसान हो जाता है और लोगों को जो है सहूलियत भी नहीं मिल पाती है। मैंने आज साफ कह दिया कि जो जंगलात है वो आवाम के लिए है, और जंगलात के लोग जितने भी हैं उनको भी एहसास होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते जो है ना ही स्टेट लैंड से निकलेंगे और ना ही मलकियत से। ये रास्ते जो हैं, जंगल ये तो हमारा है ही, पहाड़ी एरिया है, जंगलात एरिया है, स्टेट लैंड है। मैं ये कह रहा हूँ, अपनी बात ख़त्म करूँगा, जब तक ना सरकार की नीयत साफ़ होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की नीयत साफ़ होगी, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी नीयत साफ़ होगी, लोगों को मुझे बताइए ना कितने रोड हैं और
और कितने रोडों पर फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से हम लोग रोड नहीं बना पाते। फॉरेस्ट क्लियरेंस क्या पब्लिक का कोई सेक्टर है? ये तो सरकार का है, तो दे दे ना, वरना कहाँ इन्होंने मटकों में पानी उठा के इन जंगलों को बनाया है। इन्होंने क्या मटकों से पानी उठाकर ढो कर इनको पौधों को पानी दिया और आज ये जंगल के मुहाफिज बने हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ लोगों की ज़रूरियात के लिए ये रोड है और निकलने देना चाहिए, और इनकी वजह से करोड़ों नहीं लाखों खरबों का नुकसान हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, देखिए मेरे पास पैसा खर्चने के लिए, गाड़ी में आने के लिए, इनके दफ्तरों को खटखटा कर काम करवाने की नहीं। आज डिजिटल का ज़माना है, मैंने इनको मेल भी किया है, मैं व्हाट्सअप भी करता हूँ, फ़ोन कॉल्स भी करता हूँ, लेकिन एक्शन नहीं होता है। आपने सुना किसी को सस्पेंड किया? नहीं किया। मैंने कहा कि एक JRS को ये सस्पेंड नहीं कर पा सकते हैं, किसी एक मुलाजम को ड्यूटी जो नहीं करता उसको ये मतलब कुछ नहीं करेंगे। देखिए जहां इनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ होगा, एक मसला इन्होंने किया है, एक CIC ऑपरेटर को इन्होंने जो है सस्पेंशन में डाल दिया था क्योंकि उसने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ बात की थी, एक BDO के खिलाफ बात की थी, और वहाँ उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और उसको आज भी अटैच रखा है कि डिटैच किया, पता नहीं क्या सस्पेंड किया, मुझे नहीं पता। सुनिए, जहाँ इनको अपने ज़ात पर आती है तब ये लोग जो है एक्शन लेते हैं, लेकिन जब आवाम की बात होती है तब एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि महराज मलिक करेगा क्या? अगर ताकत वो होती तो सिस्टम बदलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, एक महीना जो तरीका आप निभाते हैं, जो तरीका आप वहाँ पे अपनाते हैं, काम पे जाते हैं, फिर आप शोर शराबा वहाँ करते हैं, तो वो क्या वो सही है? वो तरीका सही है? सही है, फिलहाल वक्ती तौर तो सही है, उसके अलावा कौन सा तरीका? लोग नहीं ना उसको सही मान रहे हैं। लोग सही क्यों नहीं मानेंगे? लोगों ने मैंडेट दिया है, लोगों ने वोट की ताकत दी है, और आज भी हम कौंसिल में बोल गए, क्या हमारे बोलने के बाद ये लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? कल को अगर आप MLA इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर अगर MLA पावर आपको मिल जाती है तो फिर तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए बात MLA की नहीं है, जब तक ना सत्ता में लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे, पूरी सत्ता होगी, पूरी मतलब हमारी रियासत के अंदर सरकार होगी, तब तक ये सिस्टम नहीं बदला जा सकता है। देखिए ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ लोग नहीं मानना चाहते हैं, वो समझते हैं हम 60 साल के लिए, ये लोग 5 साल के लिए, ये क्या है वो क्या है, लेकिन एक आदमी को समझना चाहिए, यहाँ एक सरपंच जो है इलेक्शन जीत कर आता है, उस पर लोगों की जिम्मेदारियाँ होती है। हम तो काउंसलर हैं, हमने तो लोगों का विश्वास लेकर आया, लोगों को यकीन दिलाया था, लेकिन हमारे काम भी एडमिनिस्ट्रेशन से ही होंगे। जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम नहीं करेगी, डिपार्टमेंट्स हमारा काम नहीं करेंगी, तो हम किसको बोलेंगे? या तो मैंने काउंसिल में अभी बात रखी, वही बात मैं अब आके बाहर कर रहा हूँ। हमारा के अंदर हाल ही में बादल फटा था, लगभग कितना नुकसान हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन ने कितने लोगों को रिलीफ दिया है? आपको क्या लगता है दिया होगा? एक बाल्टी दी है, एक वो डब्बा दिया है, नहाने के लिए, खाने के लिए, बस पानी जमा करने के लिए एक बाल्टी दी है। नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि पॉलिसी नहीं ना है। हमारे पास जो बजट था, हमको बताया कि आप एस्टिमेट, आप जो है पहले ही काम रख लो। हमने कहा था कि जिस तरीके से CDF हुआ करता था, आज अगर हम लोगों के पास पैसा होता तो हम उनको जो है ऑन स्पॉट कुछ मदद कर लेते, लेकिन हमारे पास तो पैसा है नहीं। हम तो गुहार लगाएंगे ना, रेड क्रॉस से दे दो, एडमिनिस्ट्रेशन फंड्स में दे दो, या कोई ऊपर से LG तो अपने में से दे सकता है, DC साहब दे सकते हैं। महराज मलिक अगर एज ए DDC मुझसे मांगेंगे वो लोग, तो मैं उनको क्या दूंगा? कुछ नहीं दे सकता हूं। तो यही है कि हमारे पास फंड होना चाहिए था, 70 लाख में से 50 लाख कम से कम हमें होना चाहिए था, ऑन स्पॉट हम कहीं दे देते। हमारे पास तो है नहीं। हमने प्रोजेक्ट बनाने, हमने एस्टिमेट ये मतलब बताना है, काम इनको, पैसा इनको देना, और ये अपने लेवल पे लगाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन सरेआम नज़र आ रहे हैं। अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें स्कैम नज़र आया। उसके बाद, उससे पहले जो अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए, उसमें स्कैम नज़र आया। तो LG एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बताना चाहोगे? सिर्फ स्कैम ही काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इसमें। LG और बराबर सरकार मिली हुई है, BJP की सरकार जितनी भी है वो इसमें मिले हुए हैं। बड़े बड़े लोगों ने जो है पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, कहीं ज़मीनों को हड़प कर रहे हैं और कहीं नौकरियों को खाने की बात हो रही है। लोगों के विश्वास के साथ खेला जा रहा है। के लिए भी आने वाले टाइम में इलेक्शन होगा, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर लाएगी? देखिए मैं तो चाहूँगा कि सरकार मेजॉरिटी में बने। क्यों? क्योंकि आज से पहले हमने 500 रुपये पे वोट दिया, शराब की एक बोतल पे, एक फ्रूटी पे हमने वोट दिया, देसी शराब पे हमने वोट दिया। दिन के एक दिन जब वो लाते थे ढो के गाड़ी का खर्चा, और उसके बाद हमें यहाँ जलसे में बिठा कर खाना देते थे, शराब की बोतल देते थे, उस पर वोट देते थे। लेकिन हम हर महीने एक आम आदमी को, हर घर को 10,000 रुपया जो है हर महीने देंगे, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ये लाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आम आदमी को है, आम आदमी पार्टी के बारे में। आप आम आदमी पार्टी को किस जगह पे देखते हैं? मैं आम आदमी को देख रहा हूँ, आम आदमी पार्टी को नहीं। मैं आम आदमी को देख रहा हूँ कि आम आदमी की सोच कहाँ है,
जिस दिन आम आदमी की सोच उस सोच के साथ जुड़ेगी जो आम आदमी पार्टी चाहती है, जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे को पकड़ गई, किसी भी जगह से उन्होंने उसको पकड़ लिया, तो यकीनन जम्मू कश्मीर में बदलाव आएगा, इनकलाब आएगा। तो जितना आम आदमी सुधर जाएगा, उसे समझ जाएगा, तो वोट क्यों देना है। आपने डीडीसी इलेक्शन जीता था, आपने ये भी बताया था कि अब बदलाव आएगा, इनकलाब आएगा। क्या आपके इलाके के अंदर हम बात करें, इनकलाब आया? बिल्कुल आया। जहाँ जहाँ किस तरह का बदलाव आपने लाया वहाँ पे? पहली बार जो है लोगों को मनरेगा में जो है कुछ लोगों को जो है पहली बार देश के अंदर जब से मनरेगा आया है, मटेरियल का पैसा आम आदमी को नहीं मिलता था, स्किल्ड का पैसा आम आदमी को नहीं मिलता था। इस बार हमने दे दिया ना, क्योंकि देश के किसी भी पंचायत को आप अगर उठा के दिखा देंगे मुझे जहां एक आम आदमी को उसका स्किल्ड का पैसा या मटेरियल का पैसा, वहां तो मनरेगा का 100 दिन का रोज़गार उसको नहीं मिलता था, वो भी उससे छीन लिया जाता था। लेकिन पहली बार देश की एक ऐसी पंचायत जहाँ लोगों का पैसा लोगों को मिल गया, मटीरियल जिन लोगों ने लगाया उनको मिला, वरना मटेरियल का पैसा ये डिपार्टमेंट के लोग और कुछ दलाल लोग इकट्ठा करके ले जाते थे। लेकिन इस बार एक घर को 50,000 भी मिला, 1 लाख भी मटेरियल का पैसा मिला, जिसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तो बदलाव बहुत सारा है, करप्शन पे रोक लगी है और बदलाव है बहुत सारा। एजुकेशन में भी हमने ट्रांसपेरेंसी लाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी गिनाएंगे जब लोगों से भी पूछ लीजिए कि बदलाव आया है। डोडा में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू कश्मीर के अंदर है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इन सब से अलग होगी। लेकिन बहरहाल आगे देखिए, अभी और भी आगे बढ़ना है, ज़िंदगी हो आगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डीडीसी कारा महराजुद्दीन मलिक जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं और आज मीटिंग के लिए डीसी ऑफिस डोडा आए थे और ख़ास बातचीत हमारे साथ कर रहे थे अलग अलग मुद्दों पे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा का तीसरा दिन और तीसरे दिन फिर 500 से ज़्यादा यात्री जो बाहर की रियासतों से पहुंचे हैं और मकामी यात्रा को लेके अगर बात करें तो बड़ी संख्या में इस वक्त यात्रा राजौरी के अंदर पहुंच रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं इंचार्ज राजौरी के यात्रा के ठाकुर साहब, इनसे जाएंगे। सर, इस बार की यात्रा जो इसमें काफ़ी जोश खरोश देखने को मिला, 3 साल बाद दोबारा यात्रा शुरू हुई, किस तरह का माहौल नजर आ? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत जोश है यात्रियों के बीच में, क्योंकि जैसा आपने खुद ही कहा 3 साल के बाद यात्रा खुली है। कोविड का दौर था और पूरे हिंदुस्तान के हर कोने कोने से यात्री आ रहे हैं। आपने देखा 5 स्टेटों के यात्री आए हुए हैं, उनसे भी यात्रा वापस आ रही है। लोकल यात्रा जम्मू से भी 6 गाड़ियां सुबह की चली गई है। बहुत अच्छा रिस्पांस है और सारे हमारे बरादरी के सभी लोग हिंदू मुसलमान मिलकर यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं और बहुत जोश है लोगों के बीच में। सर, जिस तरह का यात्रा का हिंदू मुसलमान सब मिलकर सहयोग कर रहे हैं, किस तरह का मैसेज बाहर जाएगा हमारे लोगों को, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से हमेशा नेगेटिव चीजें सामने आती रही हैं, क्या ये वो पॉजिटिव चीजें नहीं है जो सामने लाने की जरूरत है? बिल्कुल, यात्रु खुद जाके लोगों को बोल रहे हैं कि हम वहाँ से हो गए, हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा माहौल है वहाँ पे। आप देख लिया कितना निर्भय वो घूम रहे हैं चारों तरफ। बहुत अच्छा इंतजाम सिक्योरिटी फोर्सेज का भी है आगे पीछे, कोई किसी किस्म का कोई नहीं है। ये हमारे एम्बेसडर बन के जाएंगे, जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बाहर जाके लोगों को बताएंगे कि वहाँ हालात बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है। बाकी सारे लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा करें, बच्चों के साथ आए और आनंद ले यात्रा को। डॉक्टर साहब, आपको इस बार अध्यक्ष बनाया गया है यात्रा का और एक उम्मीद लोगों को जागी है आप पर, वो उम्मीद ये है कि यात्रा को यहाँ ठहराने का इंतजाम आगे से किया जा सकता है। क्या इस पे को काम शुरू किया जाएगा आने वाले साल में, जब यात्रा हो, यात्री एक दिन के लिए राजौरी में भी रुके और राजौरी भी देखें? बिल्कुल, हम इस पे काम कर रहे हैं। हम सभी बिरादरियों को साथ लेके, सभी लोगों को साथ लेके, क्योंकि पहले सती जी देखा करते थे यहाँ पे, वो स्वर्गवास हो गए, उनकी मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपने आप को अपने सौभाग्यशाली समझता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे इलाके का हर आदमी यात्रियों के स्वागत के लिए यहाँ खड़ा हो और एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाए यहाँ से। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे ये हमारे साथ से ठाकुर साहब, इसके साथ सिंह साहब हैं। सिंह साहब, राजौरी का माहौल या पुंछ की बात करें, यहाँ का भाईचारा एक कायम बड़ी मिसाल दी जाती है। यात्रा के आने के बाद जो लोगों के अंदर कुछ गलत चीज़ें थी, क्या ये दूर होंगी? राजौरी डिस्ट्रिक्ट और पुंछ डिस्ट्रिक्ट 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पुरअमन डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ के लोग पुरअमन हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ कायम है, इसमें कोई शक नहीं। मैं मुबारकबाद देता हूँ मैनेजमेंट कमेटी को, जिन्होंने ये इंतजाम किया हुआ है। यात्री आराम से आ रहे हैं, आराम से भोजन ले रहे हैं और आराम से वापस जा रहे हैं। और यहाँ ये मैसेज आएगा पूरे हिंदुस्तान में कि राजौरी और पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अमन है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और हिंदुस्तान की फलाह बहबूदी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज यात्रा से तमाम यात्री ये अरदास करते हैं, तमाम यात्री बुढ़ा अमरनाथ जाके प्रार्थना करेंगे कि वह हमारे भगवान राजौरी पुंछ छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में अमन रहे और खासकर रियासत जम्मू और कश्मीर जो है यहाँ अमन कायम हो और यहाँ पर लोग जो है फले फूलें और तरक्की करें, यही हमेशा है। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे यात्री भी हैं हमारे साथ। कहाँ से हैं आप जनाब, क्या नाम है? रामकिशन गुजर है।
कहाँ से हैं आप? निवाई से टोंक से। क्या नाम है जनाब का? राम किशन गुजर। संजू जी, कैसा लगा आपको जम्मू कश्मीर? सब बढ़िया लगा, बढ़िया व्यवस्था हो रही है, बढ़िया काम हो रहा है, कोई कमी नहीं हो रही है, आर पार तो कोई परेशान नहीं आई है हमारी। जिस तरह जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब, आपको कहीं ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोई गड़बड़ है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे, यात्रियों का भी ये पैगाम आप सुन सकते होंगे कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल हालात बेहतर हैं और इस तरह की यात्राएं से लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ पैदा हुई वो भी दूर होती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में जब भी कोई बात कही जाती है वो बिल्कुल अलग सी दिखाई जाती है, मगर जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग जैसा है जिसका दिखाया नहीं जाता। जो हमारे यहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं वो कभी मंजर आम पर नहीं आती, और इन ही पॉजिटिव चीज़ों को मंजर आम पर लाने के लिए हम आपको हर रोज़ इस यात्रा से कई लोगों के साथ बात करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये यात्रा बाबा बूढ़े अमरनाथ की शुरू हुई, इसका तीसरा दिन है और 3 दिन के अंदर जितने भी यात्री चाहे हो के आए हैं बाबा बूढ़े अमरनाथ की तरफ या जो आ रहे हैं उनकी तरफ से, आपने सुना होगा कि जिस तरह के जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाई जाती है उसके बिल्कुल बरअक्स है जम्मू कश्मीर की तस्वीर। यहाँ के भाईचारे की मिसालें दी जाती हैं, चाहे पुंछ की बात करें या राजौरी की बात करें, जगह जगह पर यात्रा का वेलकम करने के लिए सभी मजहब के लोग सामने आ रहे हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग इस यात्रा का वेलकम करने के लिए जगह जगह आपको नजर आएंगे। राहुल सूदन के साथ मुझे दीजिए इजाजत और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। As an organization, we have kept our focus on 3 areas. One is healthcare, second is education, and third is skill development. And in skill development, we focus more on empowering women, because we see that women are not getting enough opportunities. So we had already been doing work in Baramulla. So we have been able to provide skill development opportunities to more than 5,000 children in different courses which we had planned in collaboration with the army. के ज़रिए जो गौरी फाउंडेशन के ज़रिए जो एक यहाँ पे हार्ट का जो सेंटर खोला गया है, इसकी सबसे मेन जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमें जो है वो दूर दराज जगहों पे नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली वाली फैसिलिटीज़ भी यहाँ अवेलेबल होंगी, या चंडीगढ़ या जम्मू जाना है, या अगर हमें सोरा में जाना है स्कीम्स में, तो वहाँ अगर हमें जाना तो ये चीज़ें हमें जो है वो हाल में ही अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल जो है वो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के जंक्शंस पे है, कुलगाम, शोपियान और पुलवामा की अगर बात करें। और यहाँ पे इस चीज़ का स्कोप ज़्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे एट देयर डोर स्टेप जो है वो सर्विस इनको प्रोवाइड हो रही है, एंड एट पार विद दिल्ली। जैसे जो सर्विसेज हम दिल्ली गंगाराम में या फोर्टीज़ में या दूसरे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, अगर वहाँ पे हमें ये चीज़ें मिलती हैं, तो अगर वही चीज़ें हाल पुलवामा में मिलेंगी तो मुझे लगता है कि ये इनके लिए तीसरी ईद हो जाएगी। जो 2 हो चुकी हैं और तीसरी जो है वो हो जाएगी, तो ये एक बड़ी चीज़ है और इससे लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। पहले वही होता था कि जो जिसके पास आमदनी होती थी वही दिल्ली या श्रीनगर या जम्मू या बड़े शहरों में जाके अपना इलाज करा सकता था। तो अगर आज की डेट में जो है उसको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो गरीब भी है या उसके पास पैसे की सलाहियत भी नहीं है कि वो ज़्यादा हेल्थ के ऊपर खर्चा कर सके, तब भी वो जो है वो यहाँ पे आके जो है वो अपना इलाज करवा सकता है। मुझे लगता है दैट इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट एंड ग्रेट फाउंडेशन ऑफ दिस सेंटर हियर। ये जो अपना सावजिया इलाका हाई सेकेंडरी स्कूल सावजिया में BSF के तरफ से जो कैंप होने जा रहा है, इसका तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने BSF कमांडेंट का, जिसने इस दूर दराज बॉर्डर इलाके में कैंप लगाया है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ में ये जो प्रिंसिपल साहब यहाँ एजुकेशन हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही मुबारक के मुस्तक वो भी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम इस मौसम ख़राब होने की वजह से ये जो यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल में इंतज़ाम किया गया है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ में हम लोग बॉर्डर के इलाके के रहने वाले हैं, हम तो इंडियन आर्मी के बहुत ही मशकूर और शुक्रगुजार हैं। मैं मीडिया के वसात से ये शुक्रिया करता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन मीडिया जो हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ बॉर्डर इलाके में आके हमारी दुख तकलीफ़ और कमी पेशी हर वक्त ऊपर तक पहुँचाती है। शुक्रिया। पीर तारिक शाह है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं सावजिया से। आल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया में 32 BN BSF की तरफ से एक मेडिकल कैंप प्रोवाइड किया गया है, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपना मेडिकल चेकअप करवाया और मुफ्त दवाइयाँ जो है यहाँ लोगों को दस्तयाब कराएगी BSF की तरफ से। BSF हो, आर्मी हो, हमारे यहाँ दूर दराज इलाके में हमेशा इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती रहती हैं और बॉर्डर की हिफाजत के साथ साथ यहाँ जो बॉर्डर के एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनका
सेहत का भी खास ख्याल रखा जाता है। इस मौके पे हम 32 बटालियन BSF का CO से लेकर छोटे से छोटे रैंक तक का भी तहे दिल से इस इलाके की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। हालत दिख लो साड़ी आनी है, कोई रास्ता नहीं है लंघने का, कुछ नहीं है। साढ़े अंदर पानी हो गया, अंदर देखो सारा राशन तक सिज्जी गेदा है। बरसाते च दिहाड़ी नहीं लगा दी, कोई कुछ नहीं लगा, ना सरकार रास्ता बना दी ना कुछ बना दी। इन्ने बारी नाला बनाने वाले आए, भैया मिनियां चलिए, उन्होंने कुछ नहीं बनाया है। इन्ने बारी आते हैं, सिर्फ उस टाइम आते हैं जिस टाइम वोट लैनी हो उस टाइम आई जाना वोट लैन। बाकी कोई मरा दा जीआ दा कोई कुछ है, कोई फर्क नहीं पौंदा। भैया जिसी लगी दी होवे उसी तकलीफ होंदी, आंढी गुआंढी कोई तकलीफ नहीं होंदी है। अस इयै चाहने सरकार गई है मेहनत करने कि साढ़ा नाला बनी जा। बाहर नुकसान सारा राशन भैया सिज्जी गेदा सारा कुछ अंदर। साढ़े का सवेर की चाह तक करनी है पीती दी, इन्ना पानी अस अंदरों कड्ढा दे। ये जो बिल्कुल आपने सही कहा, ये जितना भी जो वाक़या हुआ, ये जितने भी जो बारिश का जो पानी था, ये डाइवर्शन जो बनाई थी हमने पहले भी, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिन्होंने ये पुल का काम लिया तो इनको हमने पहले भी अवगत करवाया था कि यहाँ पे ये ढोल है, ये ना डाले, इसकी जगह यहाँ पे पुली यहाँ पे डाल दे ताकि आसानी से जो पानी यहाँ से निकासी हो सके। लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी और ये ढोल डालने के कारण ही ये सारा का सारा पानी डाइवर्ट हुआ है और इन लोगों के घरों में ये पानी गया है और काफ़ी हद तक उनका नुकसान भी हुआ था। अपनी ये दुकानें हैं, दुकानों के अंदर भी, घरों के अंदर ही, और कम से कम 1-1.5 फुट लोगों के घरों के अंदर ये पानी गया है और काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है। और मैं अपनी ओर से अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि जिन लोगों का, जिन घरों का, जिन दुकानदारों का ये नुकसान हुआ उनका जायज़ा लिया जाए और इनकी जो भरपाई की जाए। तो सांबा में बीती रात से सुबह तक हुई तेज बारिश ने काफी ज्यादा कहर बरपाया है और इस बरसात की बारिश ने सांबा का पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बताते चले कि सांबा के कई अलग अलग इलाके हैं जो आज पूरी तरह से पानी की चपेट में दिखाई दिए और हर जगह हर इलाका जलमग्न दिखाई दिया। जल भराव की स्थिति हमें देखने को मिली और आपको बताते चले कि इससे लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा है, लोगों की दुकानों के अंदर पानी घुसा है और कई इलाकों में यहां पर दीवारें भी ढहती हुई नजर आई। और उसी के साथ साथ अगर बसंतर दरिया की बात करें तो बसंतर दरिया का लेवल भी पूरी तरह से ऊपर था, यानी डेंजर लेवल से टच करता हुआ यह पूरा इदारा हमें बसंतर दरिया का दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं आज स्थिति जो वो काफी खराब दिखी यहां बरसात की वजह से सांबा में। और सांबा के अलग अलग इलाकों की बात करते हैं तो हर जगह जल भराव हमें देखने को मिला। यहां पर पूरी तरह से इलाके जलमग्न दिखाई दिए और लोगों के लिए चलने के लिए रास्ता तक नहीं बचा और कहीं ना कहीं लोग गुहार लगाते हुए नजर आए प्रशासन से कि हमारी मदद की जाए, हमारी यहां पर पूरी तरह से सहायता की जाए। बताते चले कि जिस तरह से आज देर रात से ही लगातार जो बारिश सुबह तक होती रही उससे नुकसान यह हुआ कि अगर नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे सांबा के साथ सटी एक पंचायत कैली मंडी जिसमें तमाम लोगों के घर आज पानी की चपेट में आते हुए दिखाई दिए और इसमें कारण यह रहा कि हाईवे के साथ सटा एक नाला जो इसी पंचायत से गुजर कर जाता है, उस नाले के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ढोल पाइपें डाली थी। तो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी की नेग्लिजेंसी ये साफ तौर पर नजर आई कि नाले को जिस तरह से उन्होंने कवर किया, नाला अगर कवर ऊपर से नहीं करते तो शायद ये आज ये स्थिति ऐसी ना होती। जिस तरह से पहले ही पता था, अंदाजा था कि बरसात होगी तो इसका नुकसान हो सकता है और जिस तरह से उन्होंने नाला कवर किया था, नाले के अंदर जो ढोल पाइपें डाली उससे नाले का जो दायरा है वो कम हुआ, पानी की निकासी नहीं रही और पानी जब तेज बहाव में आया तो उसने अपना रास्ता ढूंढा और पानी नाले से होता हुआ लोगों के घरों तक घुसा, दुकानों के अंदर घुसा, दुकानों के अंदर जो सामान था कीमती वो खराब हुआ, दीवारें ढह गई, लोगों के घरों तक जो वो हर एक गली यहां मोहल्ले में पानी ही पानी नजर आया। लोग मदद के लिए गुहार लगाते हुए भी नजर आए और उसके बाद आपको बता दें कि कई इलाके जलमग्न हो गए लेकिन पूरी तरह से स्थिति खराब होती हुई नजर आई। भाई उसके बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और उन्होंने लोगों की पूरी सुध ली, सिचुएशन का जायजा लिया और अब देखना यह कि क्या कुछ मदद जो वो प्रशासन की तरफ से इन तमाम लोगों को दी जाती है जो आज बरसात की वजह से काफी ज्यादा नुकसान झेलते हुए नजर आए। वही स्थिति अगर देखें तो कई और ऐसे इलाके हैं यहां पर झुग्गी झोपड़ियां ज्यादा हैं, वहां पर भी पानी की निकासी ना होने से बरसात का पानी घरों के अंदर घुसा। वहां इतनी हालत बुरी थी कि लोगों का जो किचन का सेटअप रहता है वो भी पूरी तरह से धाराशायी हुआ, यानी हर जगह पानी ही पानी आज नजर आया सांबा में। और बरसात का जो असर था वो ये था कि बसंतर का दरिया का जो वाटर लेवल था वो भी काफी ऊपर आया। हालांकि
प्रशासन ने अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था कि बसंतर जो दरिया है उसकी तरफ आप लोग रुख ना करें बिना मतलब, और मछुआरों को भी ये हिदायत दी गई थी। इससे पहले मछुआरे लगातार इलीगल तरीके से यहां पर मछलियां पकड़ रहे थे। इससे नुकसान ये होना था कि अगर अचानक बाढ़ आ जाए तो ये लोग फंस सकते हैं। इससे पहले आज ये देखने को मिला कि इस तरह से लोग कोई भी नदी नालों की तरफ नहीं थे। जिस तरह से पानी का इतना तेज बहाव था, इतना लेवल ऊपर था कि अगर यहां पर लोग आते बिना मतलब वो फंस जाते, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ते। यानी हर जगह आज सांबा पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दिया। हर जगह जल भराव देखने को मिला, लोगों को नुकसान हुआ, लोगों के घरों के अंदर पानी, हर जगह नेशनल हाईवे के साथ सटे इलाकों में पानी, या अलग अलग वार्ड्स की बात करते हैं तो हर जगह पानी ही पानी आज नजर आया। तो जिस तरह से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि बरसात की बारिश 2-3 दिन लगातार हो सकती है। इससे पहले जम्मू में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था 2 दिन पहले, लेकिन आज असर जो है ये बरसात का सांबा में देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले जो बरसात हुई है उससे सांबा में कोई ज्यादा असर नहीं देखने को मिला और ना ही नदी नाले कोई ज्यादा उफान पर थे। लेकिन आज की बारिश ने यहां जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया और लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं प्रशासन ने पूरी सिचुएशन पर नजर रखी है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है अब देखना यह कि उनकी किस तरह से नुकसान की भरपाई की जाती है, किस तरह से मदद दी जाती है। लेकिन यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की नेग्लिजेंसी भी बड़े स्तर पर आई है। लोगों ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ भी प्रशासन को संज्ञान लेना होगा, एक्शन लेना होगा, जिन्होंने बिना मतलब बिना किसी से राय लिए यहां पर नाले को कवर किया और आज नाला जब यहां छूटा तो उसने यहां लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो यह है ओवरऑल स्थिति आज सांबा इलाके की, यानी सांबा शहर की। यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त दिखा, हर इलाका पानी की चपेट में आता हुआ दिखाई दिया, हर जगह जलमग्न जल भराव हमें देखने को मिला। तो यह स्थिति आज की, और अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में और ज्यादा हालात बद से बदतर हो सकते हैं बरसात से, जिस तरह से अभी बरसात होना बाकी है। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जगराउंड 24/7 न्यूज के लिए।